बच्चे नमस्ते। इस बार आप 8वीं कक्षा में हैं। तृतीय भाषा हिंदी के पाठ्यक्रम इस बार इस प्रकार है, तो एक बार देख लीजिए और देखिए, ध्यान से देखिए। इस पाठ्यक्रम में सबसे पहली एक कविता दी गई है इस बार। कविता का नाम है प्रार्थना। और आज हम इस प्रार्थना के बारे में कुछ जानकारी प्राप्त करेंगे। बच्चे, प्रार्थना क्या होती है? तो इसका उत्तर बहुत आसान से आप दे सकते हैं। हम सुबह सुबह उठकर करते हैं, या प्रार्थना का अर्थ क्या है? प्रेयर कहते हैं। प्रेयर का अर्थ क्या है? प्रार्थना कहते हैं। नहीं, हमें परिभाषा चाहिए। प्रार्थना क्या होती है? हम जानते हैं, आप सुबह सुबह उठकर भगवान से जो करते हैं, प्रार्थना करते हैं, उसे आप कहते हैं। वो बात नहीं है। प्रार्थना की परिभाषा क्या हो सकती है? आज जान लीजिए, क्योंकि आने वाले दिनों में आपको ये परिभाषा याद रहनी चाहिए। प्रार्थना का अर्थ होता है, एक तरफ भगवान होते हैं और दूसरी तरफ भक्त होते हैं। भक्त और भगवान, इन दोनों के बीच का जो संवाद है, अंग्रेजी में इसे आप कॉन्वर्जेशन कहते हैं, एक संवाद होते हैं, उस संवाद को हम प्रार्थना कहते हैं। भगवान के साथ भक्तों के बीच, भगवान और भक्तों के बीच जो संवाद होते हैं, तो उस संवाद को प्रार्थना कहते हैं। और इस संवाद में, इस कॉन्वर्जेशन में हम क्या करते हैं? भगवान से हम किस तरह बात करते हैं? हाँ, भगवान के सामने हम वही बातें रखते हैं जो हमारे भविष्य के लिए, जो हमारे लिए जो शुभ हो, अच्छे हो, ऐसे मांगे हम भगवान के सामने रखते हैं। अब अभी छोटे छोटे बच्चे हैं, भविष्य के बारे में आप बहुत कुछ ज़्यादा सोचने की ज़रूरत नहीं है। फॉर एग्ज़ाम्पल, आपको कार चाहिए, बाइक चाहिए, अच्छी नौकरी चाहिए, पैसा चाहिए, बंगला, वो सब बात की बातें वो छोड़ दीजिए। अभी आप छोटे बच्चे हैं, तो आपके दिमाग में तो क्या क्या होनी चाहिए? किन किन विचारों को आप भगवान के सामने रखना है? किन किन मांग आप भगवान से मांग सकते हैं? तो वो हम इस प्रार्थना में देखेंगे। तो सबसे पहले आप इस प्रार्थना कविता के जो आशय क्या है, इस कविता को आपके सामने रखने का उद्देश्य है, बचपन से ही आप कुछ अच्छे गुणों को अपनाना चाहिए। और क्योंकि वही गुण, जो अच्छे गुण आपको भविष्य में आपको एक सफलता प्राप्त दिलाते हैं, तो इसलिए ऐसे गुणों के बारे में आप जानना चाहिए, ऐसे गुणों को आप अपनाना चाहिए। कौन कौन से हैं वे अच्छे गुण? वो अच्छे गुण कौन कौन से, ये बताने का उद्देश्य ही इस कविता का है। तो इसलिए तो आप देखेंगे इस कविता में क्या है, और कविता के जो आशय क्या है, किस आशय को लेकर, किस उद्देश्य को लेकर इस कविता को आपके सामने रखा है। देखिए, आपकी टेक्स्ट बुक खोलिए। सबसे पहले प्रार्थना, तो इसकी विशेषता या इसके उद्देश्य क्या है, एक बार हम देख लेंगे। मनुष्य जीवन में सद्भाव का प्रधान स्थान है। छोटे बड़े का भेदभाव न रखते हुए सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। किसी का अपमान नहीं करना चाहिए और अपने देश के प्रति अभिमान रखना चाहिए। बच्चे देखिए, इस कविता में इतने सारे अच्छे गुणों के बारे में बताया गया है। देखिए, मनुष्य के जीवन में सद्भाव प्रधान स्थान है। देखिए, हम भविष्य में हमारे भविष्य कैसे होनी चाहिए, इसका निर्माण हम कर सकते हैं। कैसे? हमारे अंदर जो जो अच्छे गुण होते हैं, वही अच्छे गुण हमारे लिए एक सुंदर भविष्य का निर्माण करते हैं। बाह्य परिवेश तो उस पर असर डालते हैं, लेकिन वो असर बहुत कम है। लेकिन आपके अंदर जो गुण हैं, आपके अंदर जो विचार है, आपके अंदर जो चिंतन है, वही चिंतन आपके लिए एक सुंदर भविष्य का निर्माण कर देते हैं। तो इसलिए आप हमेशा मन में सद्भाव रखने चाहिए। सद्भाव का अर्थ है सद्भाव, अच्छे भाव। किसके प्रति? सबके प्रति। सबके प्रति अच्छे भाव रखने चाहिए। तो यही अच्छे भाव आपके सही मार्ग पर ले चलते हैं, तो आपको भविष्य को सुनहरा बना देते हैं। और आगे, छोटे बड़े में भेदभाव नहीं करना चाहिए।
ये किसी के साथ आप भेदभाव नहीं करना चाहिए, सबको समान रूप में देखना चाहिए, सबको समान मानना चाहिए, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो। सबके साथ सही माध्यम से आप बात करनी चाहिए, सही तरीके से आप व्यवहार करना चाहिए, तो किसी तरह के भेदभाव नहीं करना चाहिए। और सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए, सबके साथ, चाहे वो छोटे हो या बड़े हो, सबके साथ आप मिलजुल कर रहना चाहिए। और किसी का अपमान नहीं करना चाहिए। बच्चे आप हमेशा याद रखिए, हमेशा के लिए अगर समाज में सब लोग आपको सम्मान देना चाहिए, तो कोई भी आपका अपमान नहीं करना चाहिए। अगर ऐसे विचार आपका हो तो सबसे पहले आप किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, सबका सम्मान करना चाहिए, है ना। ये बहुत अच्छी बात है, ये किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, क्योंकि आप जो मांगते हैं सबसे पहले उसे देने के लिए तैयार हो जाइए। अगर आप किसी से गौरव मांगते हैं तो आप गौरव देना सीख लीजिए। अगर किसी से सम्मान मांगते हैं तो आप किसी को सम्मान देना सीख लीजिए पहले। अगर किसी से आप अपमानित नहीं होना चाहते हैं तो आप किसी को भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो तैयार रहिए, सीख लीजिए ऐसे अच्छे गुण। और इसके साथ साथ जिस देश में हम रहते हैं उस देश के प्रति गौरव भाव रखना चाहिए। तो इसके साथ साथ और कुछ अन्य अनेक अंशों को इस कविता में कवि बताते हैं। देखिए कविता का जो वाचन अब मैं करूँगा, आपके स्क्रीन पर है, एक बार देख लीजिए और टेक्स्ट बुक में भी ध्यान रखिए। और इस बार मैं जब कविता वाचन करता हूँ तब आप मेरी आवाज़ों पर ध्यान दीजिए, उतार चढ़ाव कैसे होते हैं वो ध्यान दीजिए, वैसे ही आप बोलने के लिए कोशिश कीजिए। सच बोले सच बात विचारें, भले काम पर जीवन वारे, मिलकर रहे नियम अपनाएं, बीती बातों को बिसराए, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए, करे किसी का न अपमान, ऐसी ही मति दो भगवान, एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम, हट छोड़े संयम अपनाएं, मातृभूमि पर बलि बलि जाएं। देखिए बच्चे, तो एक बार मैंने वाचन कर लिया है और इसे आप अपने शब्दों में, मतलब अपने ध्वनि के आधार पर आप उसका वाचन कीजिए। अगर आपके उच्चारण में कोई दिक्कत है तो फिर एक बार इस कविता को सुन लीजिए, जो शब्दों का सही उच्चारण किस तरह किया जाता है तो वह आपको पता चल जाएगा। अब इन कविता के भावार्थ देखेंगे, कवि क्या कहना चाहते हैं इस कविता में। देखिए, सच बोले सच बात विचारें, भले काम पर जीवन वारे। देखिए, हमेशा सच बोलना चाहिए। सच मतलब सत्य, सत्य की महिमा, सत्य की शक्ति अपार होते हैं। अगर आप सत्य के साथ चलते हैं तो आपको सही मार्ग पर ले चलते हैं सत्य। इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए, झूठ कभी नहीं बोलना चाहिए, हमेशा सच बोले। और सच बात विचारें, हमारे दिमाग में किन बातों के विचार होने चाहिए? सच बातें, अच्छे अच्छे बातों पर हम विचार करेंगे, बुरी बातों पर नहीं हैं। अच्छे व्यवहारों पर विचार करेंगे, बुरे व्यवहार पर नहीं हैं। इसलिए सच बोलें, सच बात विचारें, सच सच बोलनी चाहिए और सच्चे विचारों पर हमेशा हमारे दिमाग में सोचना चाहिए। और भले काम पर जीवन वारे, भले भले मतलब अच्छे अच्छे काम करने के लिए ही हमारा जीवन वारे, अर्पण करना चाहिए। भले काम पर जीवन वारे, देखिए हमारे ज़िंदगी भर हम अच्छे अच्छे काम करना चाहिए। अच्छे काम करने के लिए हमारे जीवन को अर्पण कर देना चाहिए। जीवन में कभी भी बुरे काम नहीं करना चाहिए। तो इसीलिए कवि कहते हैं हमेशा सच बोले और सच बातों पर विचार करें और भले काम पर जीवन अर्पण करें। देखिए, ये एक अच्छे विचार है ना। अगर इस तरह आप रहते हैं तो आपके जीवन हमेशा अच्छा ही रहेगा, आपके जीवन में खुशियाँ ही खुशी रहेगी, आपके जीवन में शुभ ही शुभ होगा। क्योंकि जो सच बोलते हैं तो वह किसी से डरने
की आवश्यकता नहीं है। जो झूठ बोलते हैं वे डरना चाहिए, सच बोलने के लिए नहीं है। जब आप सच बोलते हैं शायद आपको उसी क्षण डर रहता है और बाद में तो आप निडर हो जाते हैं। जब झूठ बोलते हैं तो उसी क्षण आपको सुख मिलता है, लेकिन आप जीवन भर डर कर रहना पड़ता है। इसलिए हमेशा सच बोलना चाहिए। सच बोले सच बात विचारे, भले काम पर जीवन वारे, मिलकर रहे नियम अपनाए, भीती बातों को बिसराए। दूसरे चंद में ये कहा गया है, देखिए, मिलकर रहें नियम अपनाएं। बच्चे, हम एक समाज में रहते हैं, हमारे साथ अनेक लोग रहते हैं समाज में, और इन सब के साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। विचारों पर मिलजुल कर होना चाहिए और व्यवहार मिलजुल कर होना चाहिए। जब इस तरह हम रहते हैं तो हमें अच्छाई होती है। मिलजुल कर रहना चाहिए। हो सकता है भेदभाव हो सकते हैं, विचार में भेदभाव हो सकते हैं, व्यवहार में भेदभाव हो सकते हैं। देखिए, हमारे हाथों में जो 5 उंगलियां हैं वो एक ही समान नहीं होते हैं, एक बड़ा है एक छोटी, इस तरह होते हैं। समाज में भी ऐसे हैं, लोग हमेशा एक समान नहीं रहते हैं, तो उनके व्यवहार में बदलाव होती है, उनके व्यक्तित्व में बदलाव होती है, उनकी सोच में बदलाव होती है। तो इसलिए आप सबके साथ मिलजुल कर रहना चाहिए। अगर आप समाज में मिलजुल कर रहते हैं तो उस समाज में रह सकते हैं, तो इसलिए आप छोड़कर कहाँ जाएंगे? कहीं भी नहीं जा सकते हैं। अगर आप किसी से अगर मिलजुल कर नहीं रहना चाहते हैं तो आप किसी घने जंगल में या हिमालय में या और कहीं सुनसान जगह में जाकर रहना पड़ता है। ये हमसे नहीं होगा। तो इसलिए हम यहीं रहना है, समाज में ही रहना है। समाज में रहते ही हमारी उन्नति होनी चाहिए। तो इसलिए सबके साथ मिलजुल कर रहना है और नियम अपनाएं। मिलजुल कर रहने का अर्थ है इस समाज में कुछ नियम होते हैं, उन नियमों का हम पालन करना चाहिए। हर एक प्राणी, पक्षी, इंसान, सब के लिए एक एक नियम होते हैं। देखिए, हाथियों के झुंड है तो उसके लिए एक नियम होते हैं, तो प्राणियों के झुंड उसके लिए एक नियम होते हैं। तो वे नियमों का पालन करते हुए उसी झुंड में रहना चाहते हैं। उसी तरह हमारे जो मनुष्यों के झुंड है उसे हम समाज कहते हैं। उस समाज में रहने के लिए हम समाज के नियमों का पालन करना चाहिए। कभी भी इन नियमों को नहीं तोड़ना चाहिए। अगर इस नियमों को अगर हम तोड़ देते हैं तो हम इस समाज से बाहर जाना, समाज हमारे लिए हानिकारक बन जाते हैं। तो इसलिए नियमों का पालन करना चाहिए और समाज से फ़ायदे उठाने चाहिए। तो मिलकर रहे, नियम अपनाएं, बीती बातों को बिसराए। जो बीत गए उसे छोड़ दीजिए, तो उससे कुछ फ़ायदे नहीं हैं, उसके बारे में आप चिंता मत कीजिए, छोड़ दीजिए। बीती बातों को भूल जाइए, बिसराएं, भूल जाइए, बिसराएं, भूल जाइए। जब आप इन बीती बातों को भूल जाते हैं तो आने वाले बातों पर आप ध्यान दीजिए, आने वाले समय पर आप ध्यान दीजिए। क्योंकि हमेशा हम कहते रहते हैं तो ये यस्टरडे, दिस इज़ टुडे एंड दिस इज़ टुमारो। ये बीता हुआ कल है, ये आज है और ये आने वाला कल। हम आने वाले कल के बारे में सोचते 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 हम आज का जो हम नहीं खोना चाहिए, और बीते हुए कल के बारे में भी सोचते सोचते आज को हम नहीं खोना चाहिए। आज है तो आज को आज के तरह ही हम जिएंगे। पास्ट इज़ पास्ट कहते हैं ना अंग्रेजी में, पास्ट इज़ पास्ट, इसे छोड़ दीजिए, लिव इट, उससे कुछ फ़ायदा नहीं है हमें। क्योंकि देखिए, ऐसा परीक्षा में अगर कुछ कम अंक आ जाते हैं तो उसी के बारे में सोच कर बैठना नहीं चाहिए। देखो ऐसे हो गए, देखो ऐसे हो गए, कम अंक आ गए, कम अंक। पास्ट इज़ पास्ट, लिव इट। आने वाले टेस्ट में आपको किस तरह अंक लेना है उसके बारे में सोचिए, है ना। आज को किस तरह उपयोग करने, आने वाले टेस्ट में अगर अच्छे अंक लेना है तो आने वाले टेस्ट के बारे में नहीं सोचना चाहिए, आज को किस तरह सदुपयोग करना है तो उसे आप सोचिए। इसलिए बीती बातों को बिसराएं, भूल जाइए आपके दिमाग से। तो आज का सही उपयोग कीजिए, तो वो आने वाले दिनों में आपका फल अच्छा रहेगा। तो इसलिए कवि आपको कहते हैं बीती हुई बातों पर आप चिंता मत कीजिए, तो आप आज का सदुपयोग कीजिए, बीती बातों को बिसराएं। और दूसरी बात यहाँ पर कहते हैं, छोटे बड़े सभी मिल जाए, गिरे हुए को तुरंत उठाए।
गिरे हुए को। इस समाज में गिरे हुए का अर्थ है जो समाज में कष्ट में हैं, जो मुसीबत में फंसे हुए हैं, या जिनके लिए हमारी मदद की आवश्यकता होती है, तो उन लोगों को ऊपर उठाना चाहिए। ऊपर उठाना मतलब उनके उन्नति में काम करना चाहिए। उन्हें उस मुसीबत से बाहर लाने के लिए हमारी मदद की ज़रूरत होती है। हम सब वो करना चाहिए। कौन कौन? छोटे बड़े सभी मिलकर, एक दो नहीं है, ये बड़े वालों का काम है, हमसे कुछ नहीं होगा, नहीं, आपसे होने वाले काम भी कुछ होते हैं। उन कामों को ढूंढ लीजिए और छोटे बड़े सब लोग मिलकर गिरे हुए को तुरंत उठाए, तत्क्षण, तुरंत, इमीडिएटली। तो आपका काम ये होता है, क्योंकि हमने कहा है समाज में सब समान होते हैं, किसी का भेदभाव नहीं करना चाहिए। जो सब समान होते हैं, जो कष्ट में हैं, वे भी हमारे लोग हैं, हम जैसे हैं। तो इसलिए हमें उन कष्टों से ऊपर उठाना चाहिए। गिरे हुए को तुरंत उठाए और करे किसी का ना अपमान। ये सबसे बड़ी बात है आपको सीखने के लिए। करें किसी का ना अपमान। आप किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, किसी का भी। क्यों अपमान करते हैं किसी को? गलतियां होती हैं, यहाँ गलती ना करने वाले कोई नहीं है, सब लोगों से गलती होती हैं। तो उन गलतियों को सुधार कर तो आप आगे बढ़ना चाहिए। गलतियों से आप किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। क्योंकि अगर आपको कोई अपमान करता है तो क्या आपको खुश होते हैं? नहीं। आप खुश होते हैं? बिल्कुल नहीं हैं। तो आपको दुख होता है। तो उसी तरह अगर आप किसी को अपमान करते हैं तो उस व्यक्ति को भी दुख होता है ना? तो इसलिए अगर आप दुखित नहीं होना चाहते हैं तो दूसरों को भी दुखी मत बनाइए। करे किसी का ना अपमान। अगर कोई आपको अपमान करते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगता है तो आप कीजिए, नहीं है ना? तो आपको अच्छा नहीं लगता है, गुस्सा आता है। हाँ, तो इसी तरह दूसरे लोग भी होते हैं, हम जैसे वे भी हैं। जिन गुणों से हमें खुशी होती है, जिन गुणों से हमें आनंद होता है, तो उन्हीं गुणों वे भी खुश होते हैं, उन्हीं गुणों से वे भी दुखी होते हैं। तो इसलिए तो आपको ध्यान रखना चाहिए, किसी के साथ बात करते वक्त तो आप सोचना चाहिए, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए, चाहे वो अनजान हो या जानबूझकर हो, किसी का भी अपमान नहीं करना चाहिए। तो ऐसे ही मति दो भगवान। आप भगवान से यही प्रार्थना करनी चाहिए। कैसी प्रार्थना? भगवान मुझे ऐसी शक्ति दो, हमसे किसी का भी अपमान न हो, हमारे व्यवहार ऐसे हो, उस व्यवहार से किसी का भी अपमान ना हो, हमारी बातचीत ऐसी होनी चाहिए उससे किसी का भी अपमान नहीं होने दो। ऐसे ही मति बुद्धि दो भगवान, दे दो भगवान। अब भगवान से यही मांगनी चाहिए, भगवान से यही बात करनी चाहिए। तो इसी को कहते हैं प्रार्थना। ओके। और एक रहे सद्भाव रखे हम। मैंने पहले ही कहा है, छोटे बड़ों में भेदभाव नहीं होना चाहिए, सब समान होना चाहिए। इसलिए सब लोग एक है, ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। देखिए, हम क्योंकि यहाँ रहने वाले हम सब एक है, हम सब इंसान हैं, दूसरे देशों में रहने वाले भी इंसान हैं। आप जिस तरह अपने देश को आप गौरव देते हैं, अपने देश के बारे में आप सम्मान रखते हैं, उसी तरह विश्व के सभी देशों को समान दृष्टि में देखना चाहिए। सभी देशों को हम गौरव देना चाहिए, सभी देशों का सम्मान रखना चाहिए। हमारे देश के बारे में बात सही है तो आप अभिमान, गौरव, प्यार, प्रेम सब कुछ रखिए, वो चाहिए। उसके साथ साथ अन्य देशों के भी बारे में भी तो आप गौरव रखना चाहिए, क्योंकि यहाँ ना कोई श्रेष्ठ है ना कोई कनिष्ठ है। अपने अपने स्तर पर सभी समान होते हैं, सभी देशों में विशेषता होती है, सभी देशों में रहने वाले इंसान होते हैं। तो इसलिए सभी देशों में मान रखें, हम गौरव रखते हैं। किसी देश को हम अपमान नहीं करेंगे, किसी देश के बारे में हम बुरी बात नहीं सोचेंगे, क्योंकि विश्व में रहने वाले सब लोग एक है। इसे हमें कहते हैं ना, वसुधैव कुटुंबकम,
वसुधा पृथ्वी, सारे पृथ्वी ही एक परिवार जैसे हैं। यहाँ पे रहने वाले सब लोग हमारे रिश्तेदार हैं, भाई बहन बंधु। तो इसीलिए सबका सम्मान करना चाहिए। एक हम सब एक है, ऐसी भावना हमारे अंदर होनी चाहिए। एक रहे सद्भाव रखे हम, देश देश में मान रखे हम। और अंत में कवि यहाँ पर कहते हैं, तो आपको बच्चों के लिए एक सबसे अच्छे गुण ये होना ही है, वो गुण है हट छोड़े। हट छोड़े, आपके बहुत हट होते हैं। हाँ, अगर कोई चीज़ चाहिए वो मिलने तक तो आप हट नहीं छोड़ते हैं। तो घर में आपके माता पिता तो बहुत परेशान होते हैं इन चीज़ों से। तो इसीलिए आप किसी भी विषय पे हट करना छोड़ दीजिए, ये बुरी बात है, एक बुरा गुण है। तो इसलिए हट छोड़ना चाहिए। और क्या करना चाहिए? संयम रखे, हट छोड़े, संयम अपनाएं। संयम, टॉलरेंस, ताड़में, हाँ, सहनशीलता, सहन शक्ति, तो इसको अपना लीजिए। तो ये गुण आपको ज़रूर मन के लिए शांति और आपके भविष्य के लिए शुभ ज़रूर मिलती है। हट छोड़ें, संयम अपनाएं और मातृभूमि पर बलि बलि जाए। मातृभूमि पर, जिस देश में आप रहते हैं, जो आपके लिए मातृभूमि है, तो उस पर आपने जीवन को अर्पित कर देना चाहिए। उसकी सेवा करने के लिए आप हमेशा तैयार रहना चाहिए। बलि बलि अर्पण हो जाना, अपने आप को कुर्बान कर देना, अपने आप को त्याग देना। तो देश पहला है, बाद में हम। अगर देश के लिए किसी भी अगर तकलीफ़ आती है, मुसीबतें आती हैं, तो उसे आप दूर करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए, तत्पर रहना चाहिए। ये सारे गुण आपके अंदर होने चाहिए। तो ये कवि का आशय भी है। अगर इन्हीं गुणों का अगर आप अपना कर आगे बढ़ते हैं तो आपके ज़िंदगी में तो एक अच्छे भविष्य आपके लिए ज़रूर मिल जाता है। तो इसी उद्देश्य के साथ आज की कविता को मैं समाप्त कर देता हूँ। तो बच्चों, तो इस कविता को आप ध्यान से पढ़िए, एक नहीं, दो नहीं, 3 बार, जितने आपको समझ में पढ़ते रहिए। तो अगर कोई शब्द आपको समझ में नहीं आते हैं तो उसको पेंसिल में अंडरलाइन कर दीजिए, तो आप बाद में हमें बता सकते हैं, हमें भेज सकते हैं, हम उसके लिए अर्थ बताते हैं। और दूसरी बात ये है, तो इस बार आपके टेक्स्ट बुक में जितने सारे प्रश्न हैं, तो इन प्रश्नों के उत्तर लिखने के लिए कोशिश कीजिए। जैसा कि मैंने इस कविता को पढ़ा है और कविता पढ़ने के बाद इसका अर्थ भी मैंने बताया है और समझ में आया है आप लोगों को। अगर समझ में नहीं है तो फिर 1-2 बार पढ़िए और पढ़ने के बाद इनके जो प्रश्न हैं, इन प्रश्नों के उत्तर तो लिखने के लिए कोशिश कीजिए। यहाँ पर कुछ शब्दों अर्थ है तो उसे देख लीजिए। अगर इसके अलावा और भी कोई शब्द है तो आपका अर्थ नहीं जानते हो उसका, आप मुझे पूछ सकते हैं। और इस वीडियो के नीचे जो कमेंट बॉक्स हैं, तो वहाँ पर आपके जो भी डाउट है, तो प्रश्नोत्तर हो या और कोई शब्द, तो उसके बारे में आप कमेंट कर सकते हैं, हम उसका उत्तर दे देंगे। और अगले क्लास में तो इसका जो अगला जो पार्ट है मिर्च मसाला, तो उस पर हम ध्यान देंगे। ये पार्ट शुरू करूँगा अगले वीडियो में। और एक बात, शुरू करने से पहले आप इस पार्ट को 1 नहीं 2 बार आपको पूरी तरह पढ़ना चाहिए। जो अगर आप पढ़कर आप तैयार रहिए तो मैं जो कहता हूँ वो आसान से आपके समझ में आ जाते हैं। अगर बिना पढ़े अगर आप सुनते रहते हैं तो ये कोई कहानी बन जाती है। तो इसलिए आप शुरू करने से पहले आप पढ़कर तैयार रहिए तो आपको समझ में आ जाते हैं। ओके, तब तक के लिए धन्यवाद।